नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में सवाल ही सवाल है। जिस तरीके से बाजार में गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। जिस तरीके से बाजार में पिछले कुछ मिनटों के अंदर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,136 का लो बना है थोड़ी देर पहले निफ्टी के अंदर, और 25,163, जी हाँ 25,250 बड़ा महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा था, लेकिन अब वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे क्या कुछ रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है अभी भी असमंजस की स्थिति में बाजार। और ये जो लेवल टूटा है उसके बाद अगला सपोर्ट क्या होगा, इस पर भी बातचीत तो होगी। तो आपको बता दें कि आज दबाव बाजार के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,162 ये मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ आज के विशेष मेहमान के तौर पर रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, पहली टिप्पणी बाजार पर कैसे देख रहे हैं? आज लंबे समय के दायरे के बाद बाजार ने ये दायरा तोड़ा है, और वो उम्मीद थी कि पॉजिटिव साइड में टूटेगा, वो नेगेटिव साइड में टूटा है। ये आपने ही पीछे लगा लिया सर, नंबर्स बहुत शानदार सर, वाह। तो ये है मतलब जो है जलवा है सर आपका। जी सर, आपकी टिप्पणी बाजार पे सर। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और सर, इसके पीछे का कारण क्या है कि ना मेरे पास शिकायतें बहुत आने लग गई थी, और कमेंट्स पे भी बहुत ज्यादा ही आने लग गया था कि कांटेक्ट कैसे करना है, क्या करना है। तो उसके लिए कि ठीक है, दीज आर द नंबर्स, यू कैन गेट इन टच। मतलब ऑफ कोर्स व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्टली कॉल नंबर्स तो नहीं है। बट सर, अब देखिए बाजार में ऊपर की एक्सपेक्टेशंस थी। एक तो सर देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वीक के स्टार्टिंग में ही हमने ये बात बोल दी थी कि ट्रेड डील नहीं होने वाली। बिल्कुल। और उसके पीछे के ऑब्वियस रीजंस भी थे, और ये भी बोला था सर 19th को भी नहीं होती, 29th को भी नहीं होती। और ट्रम्प साहब जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, उस स्टेटमेंट का कोई भी वैलिडेटिंग फैक्ट तो मतलब बन ही नहीं रहा है। उस दिन भी हमने बात करी थी, और अभी भी ये ब्राजील की बात कर रहे हैं, कभी कॉपर की बात कर रहे हैं, कभी कनाडा की बात कर रहे हैं। इनको इनकी बातें करने दीजिए। अब जिस तरीके से मार्केट चल रहा है ना सर, कहीं ना कहीं जो हमारे लिए एक डिफिकल्ट फैक्टर था, उसको हमने फॉर द फर्स्ट टाइम फेस किया है। अब फेस कैसे किया है, आप ये देखिए कि रिजल्ट्स की जो हम बात कर रहे थे ना सर, टीसीएस के रिजल्ट्स ने हमको कहीं ना कहीं एक ये डराया है। और डराया मैं आपको क्यों बोलूंगा, क्योंकि सर देखिए, इंटरनेशनल मार्केट से उनका जो बिजनेस आ रहा है ना, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। टीसीएस के रिजल्ट्स को अगर हम डिटेल में रीड करेंगे तो हमको प्रॉब्लम दिखेगी। उनको बीएसएनएल की तरफ से जो बिजनेस मिल रहा था ना, वहां प्रॉब्लम आती हुई दिखी, और वो कहीं ना कहीं हम देख भी रहे थे इन टाइम टू कम, वो थोड़ा सा डिक्लाइन आपको होता हुआ दिखेगा। बट जिस तरीके से वो डिक्लाइन हुआ, कहीं ना कहीं उसको स्ट्रीट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर की जो उन्होंने गाइडेंस दी है, वो भी आपको इतनी फेवरेबल नहीं है। द ओनली सेविंग ग्रेस इज कि उन्होंने एनुअल गाइडेंस नहीं बदली है। उसके साथ साथ आप देखें टाटा एलेक्सी, और टाटा एलेक्सी ने भी ये क्लियर किया कि उनका जो हेल्थ केयर सेगमेंट है, वहां से उनका रेवेन्यू कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड पे आता हुआ दिख रहा है। इरेडा, तो इट वाज अ मिक्स बैग ऑफ एंटायर सेटअप, जहां पे आपको ये दिख रहा था कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना, वो आगाज सही तरीके से नहीं हुआ है। अब करना क्या चाहिए सर? देखिए, बहुत ही सटीक तरीके से 25,150, और सर अगर हम वो वीडियो रिविजिट करें, 25,150 ही हमने कहा था। निफ्टी जब तक इसके ऊपर आपकी मेंटेन कर रही है ऑन क्लोजिंग बेसिस, हम एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में है, जिससे 25,850 तक का हम मूवमेंट करते हुए दिखाएंगे। अभी आपको जो लड़ाई झगड़ा दिख रहा है बिटवीन द बुल्स एंड द बियर्स, वो उसी लेवल पे आपको जाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सर, आई एम वेरी ओके विद द आइडिया। जो एक पेन पॉइंट था वो आपका जा चुका है। अब करना क्या चाहिए? अगर आप लॉन्ग साइड पोजीशन बनाना चाह रहे हैं और ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करने की सोच सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ ठीक है, एक बार आप लॉन्ग साइड पोजीशन बनाएं, क्योंकि लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट जो है वहां पे निफ्टी होवर कर रही है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद आवर स्टॉप लॉसेस। 25,080 के नीचे अगर क्लोजिंग हो रही है, वी हैव टू एग्जिट एंड लीव द मार्केट्स, क्योंकि वापस हम पुरानी रेंज में एंटर करते हैं, जो कि 24,600 के लेवल पे जाती है। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक्स की अगर बात करें तो स्टॉक्स की तो अपन ओवरऑल बात करते ही रहेंगे, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहने वाला है। मार्केट में कोई परेशानी नहीं है, मतलब ठीक है, निफ्टी जो दिखा रही है दिखाने दीजिए, एवरीथिंग इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब क्लोजिंग अगर 25,150 के नीचे हुई तो क्या करें? और आपने एक नया लेवल दे दिया 25,080, तो इन दोनों में अंतर बताइए। अगर दोनों के मतलब 25,080 के ऊपर रही और 25,150 के नीचे, तो फिर क्या करें?
सर देखिए 25,150 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए एज पर आर अंडरस्टैंडिंग। अभी अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं और उसका 25,150 का अगर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे तो वह हत्या ट्रिगर हो जाएगा। उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए द स्टॉप लॉस हैज टू बी 25,080 फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड। वैसे ओवरऑल पूरा जो मार्केट सेंटिमेंट है वो चेंज होता हुआ आपको दिखेगा अगर हम 25,150 के नीचे आज क्लोजिंग करते हैं और मंडे को 25,150 के यही मेंटेन कर रहे हैं तो हमारी 24,600 की रेंज वापस से खुल जाती है, जो कि डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी मुझे क्यों लग रही है क्योंकि सर आईटी अगर आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ दिखा रहा है ना, कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि अगर हम एफएमसीजी स्पेस की बात कर लें वो कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। तो समहाउ एक फीलिंग ही कहती है कि दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट विच वी आर सिटिंग आउट ऑन, और अगर यहां से नीचे जाते हैं तो उन लेवल्स तक जाएंगे। बट फिर उस केस में एक ही चीज होगी, निफ्टी नहीं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे और यहां पे निफ्टी की अगर आप ओवरऑल अप्रोच लेके चलना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूं इस पर्टिकुलर रेंज के लोएस्ट पॉइंट पे है तो एक बार चांस लिया जा सकता है एक अपसाइड की ट्रेडिंग के लिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है और जो है बहुत सारे शेयरों पे बहुत सारे लोगों के सवाल लगातार भर भर करके आ रहे हैं सर, क्योंकि दबाव बाजार के अंदर है। तो आप अपने सवाल पूछते रहिए, एक बार जरा ब्रेकिंग स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट, फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। फटाफट जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए। दबाव बाजार के अंदर बढ़ता हुआ निफ्टी में 190 अंकों के आसपास की गिरावट एक समय थोड़ी देर पहले तक देखने को मिल रही थी और अभी भी अगर हम देखें 190 क्यों, अब तो 200 अंकों के आसपास की गिरावट जो है निफ्टी में देखने को मिल रही है। 25,156 का लेवल देखने को मिल रहा है। 25,150 के नीचे का लेवल पे निगाहें हैं। 25,136 का लो बना है। इरिडा आईबीबी जो है इनमें दबाव देखने को ज़्यादा मिल रहा है। इरिडा के रिजल्ट्स रहे हैं। बीएमएल जील के शेयर भी 3% से ज़्यादा टूटते हुए दिखाई दिए हैं, यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा में अच्छी मजबूती है फार्मा के अंदर। इसके अलावा नेटवेब टेक जो कि हमने ज़रूर कोई बात है में डिस्कस किया था और वहाँ पर आज शानदार मूव जो है वो देखने को मिल रहा है। 25,200 का सपोर्ट तोड़कर निफ्टी ने 25,136 का आज का लो है। अब देखना ये है 25,157 निगाहें हमारी लगी हुई हैं क्लोजिंग बेसिस पे किस तरीके के लेवल्स निकल करके आते हैं उसके ऊपर निर्भर रहेगी अगले हफ्ते की चाल। अभी के लिए फिलहाल के लिए थोड़ा सा दबाव बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, वरना फिर काफ़ी सारे दर्शक हमारे जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। सोनिया कुमारी जी कह रही हैं सर 100 के नीचे के कोई शेयर बता दो, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के पैसे हैं, मैं चाहती हूँ जब तक रखने को दिए हैं तब तक कुछ अर्न कर लूँ। मैम अगर उन्होंने हफ्ते 10 दिन के लिए दिए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाजार में पैनिक मचा हुआ है। जो शेयर आपको बताए जाते हैं कोशिश ये करते हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म में ही पैसे बने, है ना। तो ऐसे पैसों को मत हाथ लगाइए। पता लगा हस्बैंड पैसे मांग रहे हैं और आपने बताया कि नहीं मार्केट में लॉस हो गया तो वो ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ इस तरह के शेयरों पे भी बातचीत होगी, लास्ट में बातचीत होगी। लेकिन सेजल राउत जी का सवाल पूछ लेते हैं। इस बीच अमित सिंह जी ने हमारी प्राइम मेंबरशिप ली है, थैंक यू सर, वेलकम टू द फैमिली। हितेश पटेल जी प्राइम मेंबर बने हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप सब लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए हमें। लेकिन सेजल जी का सवाल आया है सर गेल को लेकर के। गेल 109 पे लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, कह रहे हैं होल्ड करें, सेल करें, एवरेज करें। गेल को लेकर के आज काफ़ी सारे 10 बजे के शो में भी सवाल थे, बातचीत हम कर नहीं पाए, लेकिन अच्छी बात है इनकी बाइंग तो बहुत अच्छी है सर, 109 की है, लेकिन बहुत लोग 200 के आसपास भी हैं। तो क्या सलाह रहेगी गेल को लेकर के? अभी आज 1.5% नीचे है सर। गेल पे मैं जाता हूं उसके पहले एक बात आपसे शेयर कर लेता हूं और ये कहीं ना कहीं आई एम प्रीटी श्योर दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपका वो जो सेमिनार होने वाला है उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लोगों ने ट्राई किया था और बहुत लोग थ्रू हो पाए, बहुत लोग थ्रू नहीं हो पाए हैं। और इनिशियली जब आपने अनाउंस किया था ना तभी हो गया था। इनफैक्ट सिचुएशन ये सर, फोन मेरे पास आए हैं लोगों के कि आप तो उस चैनल पे जाते रहते हैं, आप प्लीज हमारी बात करा दीजिए। मैंने कुछ कुछ नंबर्स भी शेयर कर दिए हैं शुभम जी के साथ, जिसपे उनको बोला है कि भाई देखिए मेरे पास फोन आ गया, थोड़ी इज्जत बरकरार रख लीजिए। आपने जिसको हाँ कर दी मतलब कंधे पे बैठाएंगे सर, कैसी बात कर दी? अरे नहीं सर, तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूं सबके लिए ये बात सही है कि आपने जिसको बोल दिया वो ओके। हाँ आप कुछ कह रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ तो रही सर दर्शकों को अगर आपकी अगर सीट्स फुल हो गई तो बात खत्म हो ही गई है। बट अगर थोड़ा सा स्कोप है या आप कुछ एक्सटेंशन कर रहे हैं ना तो सर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ ऐसा सेटअप क्रिएट कर दें जिससे दर्शक अगर परेशानी फेस कर रहे हैं तो डायरेक्टली कोई नंबर पे कांटेक्ट करके या कैसे करके कुछ कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ना परेशानी फेस कर रहे हैं। लोगों का बहुत इंटरेस्ट है और बहुत एक्साइटेड है लोग इस पर्टिकुलर और एनसीआर रीजन के लोग सर ट्रैवल डाउन कर रहे हैं। मतलब जस्ट टू गिव यू अ व्यू पॉइंट,
द नंबर दैट आई हैव शेयर्ड विद शुभम जी, सर वो जर्मनी से इंडिया आए हुए हैं अभी, और उनको जैसे ही ये पता लगा, क्योंकि फॉलो कर रहे थे आप, एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अप, वो आएंगे आपके सेमिनार में, मैंने नंबर शेयर किया है, और वो आके और मिलेंगे और सब कुछ होगा। मैंने कहा प्रॉब्ली आपका नंबर जर्मनी का है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ऐसा कुछ हो तो सर प्लीज कोई कॉन्टैक्ट नंबर क्रिएट नहीं नहीं बिल्कुल सर। और जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया वो लोग भी आज कुछ कह रहे थे कि उनको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। आज से हमारी टीम के कोई ना कोई मेंबर जो है वो कॉल करने शुरू कर रहे हैं जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो हम बिल्कुल उनको कंफर्मेशन के साथ, आप लोग बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, आप लोग बस रजिस्ट्रेशन करके निश्चिंत हो जाइए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, एक दो दिन क्योंकि लोग ज़्यादा हैं क्या, तो थोड़ा सा प्रोसेस में चीज़ें टाइम लगती हैं, हमें भी नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इतने सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी खुला हुआ है और हम कुछ सीटें भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जिनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं आप लोग निश्चिंत रहिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आज से कल तक के अंदर आपके पास फ़ोन आ जाएगा। लेकिन एक विशेष मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर गेल पे आपने बताया नहीं, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और विशेष मेहमान श्रीकांत चौहान जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। श्रीकांत सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और बहुत इंतज़ार करवाया, दिल्ली के अंदर वैसे ही बारिश हो रही है, आप कहाँ फंस गए? मैंने सुना कि रास्ते में कहीं फंस गए थे सर, और आप फंसे, बाजार फंस गया, कहाँ पर कैसे देख रहे हैं बाजार को सर आप? गुड आफ्टरनून विपुल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, वैसे बॉम्बे में कुछ बहाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कहीं भी किधर भी हम अटक सकते हैं। ट्रैफिक चारों तरफ बढ़ चुका है और मेट्रो का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है ये चलते रहेगा। लेकिन दिल्ली में बारिश हो रही है, ये अच्छी बात है। मॉनसून अच्छे तरीके से फैल रहा है सब जगह में। बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे और बढ़िया क्या होना चाहिए मार्केट के लिए। बिल्कुल। और बट ये मार्केट में, लेकिन ये बौछार नहीं है। मार्केट में एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ी सी बेरिशनेस की बौछार ज्यादा हो रही है, और पिछले 3 या 4 दिनों से हमने देखा कि मार्केट में एक करेक्शन आते जा रहा है, लेकिन ये करेक्टिव पैटर्न है। हमें लगता है ये करेक्टिव पैटर्न 25,000 के करीब, 25,050 के करीब रुक सकता है, थम सकता है। वहां से हमें लगता है कि वापस से रिबाउंड मिलेगा। लेकिन चूंकि वीकेंड है और हमने देखा है कि आजकल यूएस से जो न्यूज़ फ्लो आते हैं वो काफ़ी सीवियर होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में गैप अप या गैप डाउन की आशंकाएं बन जाती है। और इस बार बिकॉज की ट्रेंड थोड़ा सा वीक है, हमें लगता है कि हम 25,000 तक मार्केट को आते हुए देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बड़ा जो व्यू है वो हमें लगता है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, लिक्विडिटी मार्केट में ज़बरदस्त है, और इस लिक्विडिटी के बलबूते पे हमें लगता है कि 25,000 के रेंज में अच्छा सपोर्ट मार्केट को मिलेगा, और इसमें एक रिबाउंड भी हमें देखने मिलेगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज वीकेंड है और मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है, हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा दबा रहेगा, और इन्हीं लेवल्स के करीब हमें अच्छे खरीदारी के भी मौके बनेंगे, जो हम अभी शो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शो में डिस्कस करेंगे। सोनिया जी कह रही हैं सर सावन के खर्चे निकलवा दो विपुल सर। अरे मैम आप सावन के खर्चे, रचित सर पहले तो गेल का वाला बता दीजिए सर, गेल में क्या करें? इनकी खरीद 109 की थी जो हमारे दर्शक थे जी। देखिए गेल में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऑफ हाइज अगर ट्रेड कर रहा है अभी इसको करने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जिन प्राइसेस पे इन्होंने बाय किया एट द वेरी फेस ऑफ इट वो आती भी नहीं दिख रही है, तो इनको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी पोजीशन बनाए रखें। जिन लोगों ने हायर लेवल पे ले रखा है उनको एक चीज सजेस्ट कर देते हैं, अभी 182 चल रहा है, 182 के रेंज में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अपना एवरेज क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और जो एवरेज करेंगे जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सस्टेनेबल सिचुएशन पे आता है, 198 लेवल्स के आसपास आता है, वहां पे उस एवरेज को आप वापस डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पोजीशन मेंटेन। ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, होल्ड करके रखिए सर। श्रीकांत सर आपसे जानना चाहेंगे बेल राइस को लेकर के, अभी हमारे एक दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हालांकि क्या बाय इंट्राडे होल्ड, और सर इंट्राडे के लिए अभी मत, ये बाज़ार इंट्राडे का नहीं है ना, जिस तरीके से बाज़ार टूट रहा है, अब इसमें आप खरीदोगे इंट्राडे के लिए, अभी 1 घंटे में बाज़ार अगर नए लोज बना दिया तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन बेल राइस पे और भी बहुत लोगों के सवाल हैं, हाल की लिस्टिंग है, ज़्यादा चार्ट्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर बेल राइस को लेकर? 117 के आसपास चल रहा है श्रीकांत सर। बिल्कुल, तो देखिए जैसे आपने कहा, हमें यही लगता है कि करंट लेवल से इसमें ट्रेडिंग करना उतना फायदेमंद सौदा नहीं होगा, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है, 100 रुपये के करीब था, 120 आ चुका है। और अगर हम इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हैं तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इनएक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी नहीं है, ऑटो एंसिलरी में है। ग्रेजुअली यहाँ से और हमें बढ़त देखने मिलेगी, लेकिन यस इसको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। तो एक पोजिशनल व्यू रखे, 140 तक के टारगेट्स नज़र आते हैं,
और अगर लंबी अवधि का नजरिया हो, कम से कम 12 से 18 महीने का नजरिया हो, तो हमें लगता है कि इसमें और भी अच्छे में रिटर्न्स देखने मिलेंगे बेस्ड ऑन इट्स फंडामेंटल्स। बट बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, अगर कोई करेक्शन अगर आता है 110 रुपए के करीब, बिल्कुल इसमें खरीदारी की जा सकती है। करंट लेवल से इसे अवॉइड करें। करंट लेवल पे अभी अवॉइड करें। रचित सर, जरा एक चीज़ बताइए, बीएससी को लेके क्या किया जाए? सुबह से बहुत सवाल आ रहे हैं और अब इससे 2400 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, 2389 का लेवल। यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए? और बहुत लोग अभी ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, क्या ये लेवल कंफर्टेबल हैं नई बाइंग के लिए? अगर मीडियम टर्म का व्यू है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बीएससी को लेकर के, या अभी भी आपको और ज़्यादा डाउनसाइड दिखाई दे रहा है यहाँ से? सर देखिए, वीक के स्टार्टिंग में जो हमने बात करी थी, तो इन करंट लेवल्स को ही हमने डिस्कस किया था कि ऑड 2300 2330 की रेंज में आपको ये काउंटर आता हुआ दिख सकता है, वहां पे आप अपनी पोजीशन बनाएं और उसी हिसाब से चलता हुआ ये आ रहा है। अब देखिए, ओवरऑल मार्केट का प्रेशर जिस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है, हो सकता है थोड़ा सा और ड्रैग डाउन आपको आता हुआ दिखे, और वो ड्रैग डाउन इसको एक बार और 2180 लेवल्स तक भी लेकर आ सकता है, बट वो तब होगा जब 2330 के लेवल्स को तोड़ेगा। अगर आप फ्रेश पोजीशन अपनी बनाना चाह रहे हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशन नहीं है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन बनाएं, बट एक स्टैगर्ड मैनर में बनाइए। यहां से बनाना चालू करिए, 2180 लेवल्स तक आता है, अपनी पोजीशन पूरी कंप्लीट कर लीजिए। मार्केट करेक्शन के साथ नीचे आ रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक। यहाँ पर अगर श्रीकांत सर, बीएससी के साथ साथ सीडीएसएल पर भी लोगों का व्यू काफ़ी ज़्यादा लोग जानना चाह रहे हैं, और क्या यहाँ पर भी बड़ा करेक्शन ड्यू है? क्या सलाह रहेगी? आज ये भी 2-2.5% टूटा हुआ है, 1700 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेश बाई के लिए यहाँ कोई गुंजाइश है क्या? और दूसरा, जो लोग थोड़ा ऊपर फंस गए हैं, उनको वेट करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपके सीडीएसएल को लेकर? तो देखिए, वैसे ये जितने भी स्टॉक्स हैं कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, उनमें हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि मार्केट का जैसे ही ट्रेंड थोड़ा सा वीक होता है, हम करेक्शन देखते हैं, मार्केट में तेजी आती है, तो वापस इन स्टॉक्स में तेजी लौटती है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल इनमें बने रहे। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अगर आप काम कर रहे हो, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1550 रुपये 1500 रुपये तक आ सकता है, करेक्शन दे सकता है। तो अगर वेरी शॉर्ट टर्म का नजरिया हो तो इंपॉर्टेंट लेवल है 1690 रुपये के। 1690 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, और अगर शॉर्ट टर्म में अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो आपके करंट लॉन्ग पोजीशन में से आप एग्जिट हो सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स अगर हैं तो आप बने रहे, और मैं कहूंगा कि जो भी करेक्शन आ रहा है 1550 1600 के रेंज में पकड़ लीजिए। थोड़ा सा एग्रेसिव व्यू के साथ मैं कह रहा हूँ कि 1550 1600 के रेंज में अगर मिलता है, तो वहां पे भी आप कुछ खरीदारी की पोजीशन बना सकते हो। जी, हमारे एक दर्शक हैं सर, सत्यजीत महापात्रा, वो सीडीएसएल में 34% प्रॉफिट में है। करें क्या प्रॉफिट बुक करें या वेट करें? 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं वैसे वो, तो क्या व्यू रहेगा श्रीकांत सर? तो देखिए, इनको मैं हमारी राय ये रहेगी कि अगर आपको 34-35% के अगर रिटर्न्स अगर मिल रहे हैं कोई स्टॉक में, और अगर आपका नजरिया जस्ट 6 महीने का ही है, तो मैं कहूंगा कि आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको 6 महीने तक अगर इसे राइड करना है, तो मैं कहूंगा जो भी आपके पास करंट में इन्वेस्टमेंट है, उसकी आधी इन्वेस्टमेंट अगर आप बेच देते हो, तो आपका जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगा, और फिर आप 6 महीने तक और इसमें इंतजार कर सकते हो। तो वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि इस बार के क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स में थोड़ी सी वापस दुविधाएं रहेगी, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। क्योंकि ये क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो कंपनीज थी, उनका बिजनेस उतना स्ट्रांग नहीं था जितना स्ट्रांग एक्सपेक्टेड था। स्पेशली आईपीओस तो काफी आए थे, तो उसका बेनिफिट शायद सीडीएसएल को मिल भी सकता है। तो काफी कंफ्यूजन है। तो मैं इसी वजह से कहूंगा कि आधी पोजीशन को बेचे, कॉस्ट कम करे, और आधी पोजीशन पे आप बने रहें। हमें लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक 2000-2100 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। बिलेनियर बॉय के नाम से आईडी बनाई हुई है, सरफराज जी हैं। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर, रचित सर, श्रीकांत सर। कह रहे हैं कैनरा बैंक के प्रश्न है सर। रचित सर बताइए ज़रा, इस पर हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं। 114 के भाव पर इनके पास हैं, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। और कह रहे हैं रचित सर इज़ ग्रेट मैन इन स्टॉक मार्केट, तो आपकी महानता के गुण गाए जा रहे हैं। तो बताइए सर क्या करना चाहिए कैनरा बैंक पे, अभी 1-2 रुपये के नुकसान पे है।
देखिए, अब एक चीज मैं दर्शकों को पहले ही बता दूं कि अकेले में बैठे होते हैं तो ये सब बातें चलती रहती हैं। आज श्रीकांत सर जैसे सीनियर्स अगर बैठे हैं तो उनके सामने थोड़ा सा ऐसा करना ना ऑड हो जाएगा, तो थोड़ा सा नॉर्मली ही रखते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। बट देखिए, अगर इन्होंने ले रखा है, मेरी समझ से बहुत सेफ लेवल पे भी मेंटेन कर रहे हैं। सर, जैसे कि हम बता भी रहे थे कि अभी हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स में आपको थोड़ा सा अब एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, जो कि अब बिल्डअप प्रॉपर तरीके से हो चुका है, बेस फॉर्मेशन हो चुका है, अब अपसाइड के लिए तैयार है। अगर इनका टाइम होराइजन सिर्फ 6 महीने का है तो बहुत एग्रेसिव लेवल्स नहीं मैं इनको सजेस्ट कर पाऊंगा, बट मैं समझता हूं अराउंड 124 से 128 की रेंज में आता है, जो कि कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए आता है। तो 6 महीने के लिए ये टारगेट होगा, मगर आप अगर उस टाइम स्पैन को स्ट्रेच कर सकें तो फिर जरूर बोला जा सकता है कि आपको आने वाले समय में अराउंड 144 से 48 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक। श्रीकांत सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो डिफेंस को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? बीएल को लेकर के सवाल है वैसे, चूँकि डिफेंस पे हमारी काफ़ी लगातार कवरेज रही है और रशीद जी हैं, बाकी जो दर्शक जो एक्सपर्ट हमारे रेगुलर आते हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे। आपका व्यू अभी तक नहीं आया इस पर को, अभी क्या करना चाहिए डिफेंस को लेकर के, क्योंकि अब टूट भी रहे हैं। क्या इस गिरावट में बाय करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए अगर प्रॉफिट बन रहा है तो? खासतौर से बीएल को लेकर के, चूँकि दर्शक का सवाल है, आपका व्यू पॉइंट क्या है सर इस पर? बिल्कुल, तो देखिए, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे काफी उम्मीदें हैं लोगों को। इनफैक्ट ये उम्मीदों के ऊपर काफी खरा भी उतरा है। काफी चल चुका है ये सेक्टर, और कई सारे स्टॉक्स मैं कहूंगा विपुल जी काफी एक्सपेंसिवली ट्रेड कर रहे हैं। और जब स्टॉक्स एक्सपेंसिवली ट्रेड करते हैं और जब मार्केट में करेक्शन की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंसिव स्टॉक्स होते हैं ना, उनमें या तो प्रॉफिट बुकिंग आती है स्मार्ट इन्वेस्टर की तरफ से, या तो इसमें शॉर्ट सेलिंग भी होती है। तो मुझे यही लग रहा है कि करंट लेवल से थोड़ा केयरफुल रहना काफ़ी ज़रूरी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स होने दो या एचएएल या माझगांव डॉक, सभी में हमें लगता है केयरफुल रहना है, क्योंकि मार्केट वीक है, मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। मार्केट, मुझे लगता है कि क्वार्टरली नंबर्स आने के बाद इसमें कोई एक सही डायरेक्शन में हम जाएंगे, या तो टैरिफ के ऊपर जो भी बातें चल रही है, जो अटकल है, अगर वहां पे अगर कुछ क्लैरिटी अगर आती है तभी जाके हम मार्केट में कुछ ट्रेंड देख सकते हैं। अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड विद अ डाउनवर्ड बायस बना रहेगा। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि डिफेंस सेक्टर में आप काफी सिलेक्टिव रहे और वेरी लॉन्ग टर्म व्यू रखें, यानी कि कम से कम 12 से 24 महीने का व्यू रखेंगे, तब जाके इसमें रिटर्न्स बनेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये सेक्टर करेक्शन में आ सकता है, स्पेसिफिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हमें लगता है यहाँ पे करेक्शन आ सकता है मार्केट के साथ। करेक्शन अगर आता है तो ये स्टॉक कम से कम वापस 380 से लेकर 390 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में तो मैं कहूंगा कि आप काफी केयरफुल रहे इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते वक्त। ठीक। और अगर आपको निवेश करना है तो बिल्कुल बड़े डिप्स जो आते हैं मार्केट में, जो बड़े करेक्शंस आते हैं, उन करेक्शन में इन स्टॉक्स में खरीदारी करने की आप सोच सकते हो। सर, ये बीएल पे आपने 380 390 का, तो बहुत बड़ा डिप तो नहीं है सर। अब ठीक है, इतना चलने के बाद अगर बीएल जैसा शेयर 380 90 पे आप कंफर्टेबल होंगे बाय करने के लिए सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर 380 390 के रेंज में आता है तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो इनका एक मेगा ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड है, वो काफी बुलिश है। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें लगता है कि जो ऑर्डर फ्लो है वो इंटैक्ट रहेगा, बना रहेगा। सी ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर फ्लो ये सेक्टर चल रहा है, ऐसा मैं कहूंगा। एग्जीक्यूशन भी उतना ही जरूरी है। एग्जीक्यूशन भी हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन एग्जीक्यूशन और ऑर्डर फ्लो अगर ये दोनों अगर अलाइन अगर होते हैं, दोनों अगर साथ में चलते हैं, तो फिर इस सेक्टर में हमें लगता है कि काफी अच्छे मौके बनेंगे इन्वेस्टमेंट्स करने के। ठीक, चलिए अब चलते हैं रचित सर के पास। और रचित सर, आपके लिए एक हमारे दर्शक हैं, इस पर हम लोग डिफेंस पे आगे आपसे भी और बातचीत करेंगे, लेकिन जो है अभी जो है तस्लीम खान साहब जानना चाह रहे हैं इन्वायरो इंफ्रा के बारे में, जिसमें कि आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अब इनके पास 300 शेयर हैं, 100 शेयर हैं 300 के भाव पर। कह रहे हैं कि सर ये कहाँ तक जाएगा। आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना है, लेकिन तब भी इनकी खरीद से करीब करीब 27 रुपये की दूरी है इन्वायरो इंफ्रा में। क्या टिप्पणी रहेगी सर इन्वायरो इंफ्रा को लेकर के? क्या करना चाहिए अभी 11 साढ़े 11% की मजबूती?
तो देखिए, पहले तो इनको ये बोलूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम पहले अगर ये सवाल कर लेते ना तो हम आपको एवरेज का लेवल दे देते, बट एनी हाउ ठीक है, अभी एवरेज नहीं किए हैं, हायर लेवल्स पे बाइंग किए हैं, थोड़ा सा इसको अभी टाइम स्पेंड करना होगा सर। ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ना, आई बिलीव अब यहां से एक स्ट्रेच आता है जो इसको 284 288 लेवल्स, मैक्सिमम 290 लेवल्स तक एक बार ये जाएगा, और वहां पे ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। उसको ब्रेकआउट करने के बाद आपको थोड़ा सा एक अपसाइड आता हुआ दिखेगा जो इसको 330 334 लेवल्स तक लेके जाएगा। तो थोड़ा सा आपने अब टाइम तो इसको अच्छे से दे ही दिया है, पेशेंस आपने मेंटेन किया है, थोड़ा सा और पेशेंस मेंटेन करें, एक बार इसको ब्रेकआउट देने दें, जिसको हो सकता है इसको देने में थोड़ा सा भी टाइम लगे। और उस ब्रेकआउट को देने के पहले एक और चीज मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं कि अगर लोअर लेवल्स पे आपको वापस उस ब्रेकआउट को देने के पहले 228 232 लेवल्स पे अगर ये मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते आपको देखने को मिलता है, तो एक बार एवरेज की पोजीशन जरूर बना लीजिएगा। और जो एवरेज की पोजीशन बनाएंगे उसका एक स्टॉप लॉस भी आपको सुझा देता हूं, अराउंड 208 रुपीज के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अभी आप मेंटेन करिए, और फिर ब्रेकआउट आएगा तो आपका भाव भी आएगा और आपको पैसा भी मिलेगा। ब्रेकआउट आएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। मनीष तिड़के जी हैं यहाँ पर, वो अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। कह रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर में बाई कब करें। सर ये यहाँ पर ये तो ट्रम्प साहब की छाया लगी हुई है। श्रीकांत सर, क्या करना चाहिए कॉपर को लेकर के? अभी जो कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुई है नए टैरिफ को लेकर के, उसके बाद से लगातार दबाव में है। अब 260-62 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या अभी इस सेक्टर से, मेटल से दूर रहना चाहिए, या फिर जो गिरावट आई है उसमें बाय कर सकते हैं? पिछले 4-5 दिन में 5% के आसपास करेक्शन आया है, और कितना नीचे जाने की गुंजाइश है? आपकी टिप्पणी क्या है मेटल को लेकर, खासतौर से कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर? तो देखिए, वैसे हिंदुस्तान कॉपर में भी हमने पिछले 4-5 दिनों से बड़ा करेक्शन देखा है, और प्लस उसमें न्यूज़ फ्लो भी आया हुआ है। और अगर ये न्यूज़ फ्लो अगर रहा तो ये न्यूज़ फ्लो काफ़ी निगेटिव कहा जा सकता है ये पूरे सेक्टर के लिए, जितने भी कॉपर रिलेटेड कंपनीज है उनके लिए। तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि इनमें करेक्शन और बढ़ेगा, और ये करेक्शन अगर बढ़ता है तो ये स्टॉक कम से कम 245 से लेकर 240 तक के लेवल्स दिखा सकता है, जो तकरीबन 10 से 12% का करेक्शन करंट लेवल से भी हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि इन लेवल्स पे थोड़ा केयरफुल रहे। वेरी लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इसे अगर खरीदना है तो 240 245 के करीब ही खरीदें। और शॉर्ट टर्म व्यू के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म में आपको कुछ स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो न्यूज़ फ्लो है ये थोड़ा सा इम्पैक्टफुल है। और इसी के बेसिस पे अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो मैं कहूंगा कि 260 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 260 के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करता है तो आपको ये पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म पोजीशन में से एग्जिट करना जरूरी है। ठीक, ये बात हिंदुस्तान कॉपर को लेके निकल के आ रही है। और ज़रा आपसे जानना चाहेंगे रचित सर, ज़रा आप बताइए कि इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में क्या करना चाहिए? ये आज काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। अमित कुमार जी का नाम हम ले रहे हैं, बहुत सारे और भी सवाल थे पर लोगों के, तो उनके नाम अभी ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो RIL में करेक्शन आया है, परसों एकदम से लास्ट मोमेंट पे करेक्शन आया, आज हम देख रहे हैं 1.5% नीचे, अब 1500 के नीचे ट्रेड करता हुआ। कंफर्टेबल हैं फ्रेश बाई करने के लिए, और जिनके पास है वो क्या करें? सर, जिनके पास है कंफर्टेबली होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं ना, उनको मैं कहूंगा कि ठीक है, आपने इतना वेट कर लिया, थोड़ा सा और वेट करें। एक बार पॉसिबिलिटी है ये आपको 1450 लेवल्स पे आता हुआ अभी दिख सकता है, जो ट्रेंड चल रहा है उसके चलते। उन लेवल्स पे अगर आप बाइंग करेंगे तो थोड़ा सा बेटर आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो करंट लेवल्स पे भी एंटर कर सकते हैं। बट अगर एक थोड़े शॉर्टर टर्म के लिए ट्रेडिंग बेट ढूंढ रहे हैं तो 1451 1450 लेवल्स के आसपास आता है, वहां पे एंट्री थोड़ी ज्यादा एडवाइजेबल। ठीक। ये हमारे दर्शक हैं टैक्स रेल के बारे में जानना चाह रहे हैं। ऑलवेज बी हैप्पी के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि श्रीकांत सर, रचित सर, विपुल सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी बहुत बहुत। दो सवाल हैं इनके टैक्स रेल और NHPC को लेकर, लेकिन जरा टैक्स रेल के साथ साथ श्रीकांत सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो ओवरऑल रेलवे को लेकर के अभी आपका व्यू है क्या? क्योंकि डिफेंस चल गया, बाकी जगह चल गए, लेकिन रेलवे में एक सुस्ती अभी है। तो क्या जो लोग बने हुए हैं उन्हें एग्जिट करना चाहिए? अब ये टैक्स रेल जिनके पास है ये अभी बाय करना चाहते हैं, इनका तो दूसरा प्रश्न है। जो लोग नई खरीदारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आपके पसंदीदा रेलवे स्टॉक्स क्या होंगे? और टैक्स रेल पे भी विशेष टिप्पणी आपकी। बिल्कुल। तो देखिए,
जितने भी रेलवे के स्टॉक्स हैं वो अगर आप देखें तो अगेन सिमिलर प्रॉब्लम है, काफ़ी एक्सपेंसिवली ट्रेड कर रहे हैं। अर्निंग्स अगर आप देखें तो काफ़ी कम है। कई सारे मैं कहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये पूरा सेक्टर बना हुआ है, ऑर्डर फ्लो कैसे आते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि कोई भी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है और जहाँ पे प्रोजेक्शन है कि शायद ये जो 4 3.5 4 ट्रिलियन डॉलर्स की जो इकोनॉमी है वो आगे जाके $10 ट्रिलियन की हो सकती है। अगर ये सब अगर एक्सपेक्टेशंस अगर बने हुए हैं और अगर ये कंस्ट्रक्टिव व्यू अगर बन रहा है मार्केट में, तो हमारे रेल रोड्स काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए और ये पर्टिकुलर सेक्टर में और भी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आने चाहिए, तभी जाके जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस मैन्युफैक्चरिंग को हम डिस्पैच कर सकेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये सेक्टर अगेन लंबी अवधि का नज़रिया रखे, कम से कम 12 से 24 महीने का नज़रिया रखे। वेरी शॉर्ट टर्म में 12 महीने तक भी मैं कहूँगा कि इसमें कोई बड़े रिटर्न्स बनेंगे उसकी गुंजाइश कम है। वो डिपेंड करता है कि फ्लोज कैसे आते हैं, उसी के ऊपर है। अगर आपके पास टेक्स रेल में इन्वेस्टमेंट्स है तो आप बने रहिए, क्योंकि इसमें इनमें कई सारे स्टॉक्स हैं कि किसी ने इरकॉन लिया हुआ है, किसी ने टेक्स रेल लिया हुआ है, किसी ने आरबीएनएल लिया हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि यस, इसमें बने रहे। कुछ और अगर करेक्शन अगर आता है मार्केट में तो उस करेक्शन के साथ इस पर्टिकुलर सेक्टर में और निवेश करके चल सकते हैं, या तो आप इनके बास्केट्स जो ईटीएफ होते हैं, अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन टेक्स रेल के लिए स्पेसिफिकली अगर लेवल्स बेस्ड बात करें तो हमें लगता है कि 160 के करीब बढ़िया सपोर्ट है। अगर ये 160 के भी नीचे अगर ट्रेड करता है तो ग्रेजुअली 150 रुपए तक ये आ सकता है स्टॉक। तो 150 तक की गुंजाइश बिल्कुल इसमें बनी है, और अगर तेजी होती है तो तकरीबन 190 195 के करीब इसमें बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। चलिए, तो ये बात टेक्सटाइल को लेकर के आती हुई यहाँ पर और बाकी रेलवे को लेकर के सर अभी एक बात बताइए कि मतलब क्या इस बार के बजट को में के बहुत लोग होते हैं ना, बजट के आसपास काफ़ी जो है एग्जिट कर लेते हैं, तो क्या बजट को ध्यान में रखते हुए 2 4 6 महीने के लिए कुछ नहीं खरीदा जा सकता अगर फ्रेश बाई करनी हो रेलवे में? तो रचित जी, रेलवे में और कोई फेवरेट काउंटर है आपका जो आपको अच्छा लग रहा हो? आईआरएफसी, आरबीएनएल, जुपिटर वैगन, इनमें से कुछ है? सर एक्चुअली आप सर से बात कर रहे थे तो मुझे लगा उन्हीं से कंटिन्यूड क्वेश्चन होगा। हाँ, देखिए उन्हीं से एक सेकंड मेरे उन्हीं से था सर, तो मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी सर, श्रीकांत सर, कोई है आपका काउंटर? हाँ नहीं तो देखिए, वैसे अरे रचित जी भी वैसे काफी एक्सपीरियंस्ड है जी, और काफी अच्छा उनका नॉलेज है। और मैंने नहीं लास्ट दोनों टाइम से सर, मैं तो आपको, चूंकि अब आपका मुझे लगता है बिल्कुल विदाई का बिल्कुल समय हो रहा है आपके, तो यहाँ तो नहीं मुझे नहीं नहीं प्रेशर ये भी है कि जाते तो जाते जितना बटोर ले उतना अच्छा है, क्योंकि आप अब थोड़ी देर के लिए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आपसे पहले पूछ लेते हैं। जी स्पेसिफिकली तो मैं दो स्टॉक्स कहना चाहूंगा कि जी देखिए, बजट के एक्सपेक्टेशन से आप ना खरीदें। ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स या रेलवे सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कहूंगा कि रेल विकास निगम आरवीएनएल ये मेरा हमेशा ही एक फेवरेट पिक रहा है। और जब तेजी होती है ना तो ये स्टॉक वापस से पिकअप कर लेता है, बढ़ जाता है, एफएनओ में भी इंक्लूड हो चुका है। तो एक आरबीएनएल पे ध्यान रखें। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि आईआरएफसी ये एक जो कंपनी है वो रेलवे कंपनीज को और रेलवेज में फाइनेंस बांटती है, लेंडिंग करती है। तो ये पर्टिकुलर कंपनी आईआरएफसी और आरबीएनएल, ये दो स्टॉक्स में अगर आप एसआईपी करते हो या तो ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो उसका फायदा आने वाले कुछ महीनों में आपको डेफिनेटली देखने मिल सकता है। जी, चूँकि आपको जाना है सर, तो जैसे कि आपने बात किया कि पैसे देती है, तो ऐसी एक पैसे देने वाली कंपनी का जिक्र करते हैं और फिर अपनी चर्चा को आगे रचित जी के साथ बढ़ाते हैं। एक रिजल्ट आया इरडा का, ये भी पैसे देती है, आईआरएफसी रेलवे में देती है, ये पावर में देते हैं। जेनासॉल का एक इंसिडेंट हुआ और प्रॉफिट पसंद नहीं आया बाजार को। अभी खबरों के खेल में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन तब आप रहेंगे नहीं। आपका व्यू क्या है इरडा को लेकर के अभी? क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है जिसमें 30 रुपये से लेकर के 32-35 से लेकर के और ऊपर 200-300 तक हर लेवल पे लोगों की एंट्री है। हर लेवल पे लोग सवाल हमसे डेली बेसिस पे पूछते हैं। अब चूंकि रिजल्ट आ गया है, शेयर में दबाव है, 5% से ज़्यादा टूटा है, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर अब ये जिनके पास ऊपर है उनको एग्जिट करना चाहिए? देखिए, तो जैसे इरिडा ने नंबर्स अनाउंस किए हैं, मैं कहूँगा कि इसमें और एक क्वार्टर तक की गुंजाइश रहेगी कि इन्वेस्टमेंट्स लौटने के लिए। तो बड़े इन्वेस्टमेंट्स तो अभी नहीं लौटेंगे इरिडा के लिए, और देखेंगे कि अगला क्वार्टर ये कैसे पेश कर रहा है, उसी के बेसिस पे इसमें खरीदारी होगी। ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ करेक्शन आता है और अगर ये करेक्शन अगर एक्सटेंड होकर अगर ये स्टॉक
₹40 तक अगर आता है तो वहां पे बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है विथ अ लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए, इन कंपनीज का बिजनेस ही ये है कि इनको लेंड करना है और कुछ एक बैड डेट्स होते हैं, बट ये अपने उन बैड डेट्स में से कैसे खुद को संभाल लेते हैं वो एक स्किल होता है। और ये स्किल हमें लगता है कि अगले क्वार्टर में समझ में आएगा। तो फॉर द टाइम बिंग मैं कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो हायर लेवल्स के तो मैं कहूंगा कि एवरेज करें, लेकिन क्लोज टू 140 लेवल्स। ठीक। रचित सर, एक चीज़ बताइए कि इसका असर क्या बाकी स्टॉक्स पे पड़ेगा क्या, पीएफसी आरईसी जैसे शेयरों पर, क्योंकि इसने थोड़ा सेंटिमेंट तो खराब किया ही है सर। सर देखिए, सेंटिमेंट खराब किया है, उसके साथ साथ आप देखें कहीं ना कहीं जब ये न्यूज भी आई थी तब भी हमने डिस्कस किया था, जब आरबीआई की एक न्यूज आई थी कि जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं उनका जो एक्सपोजर है वो 5% से रिड्यूस करके 1% कर दिया था, तब भी हमने ये बात बोली थी। अभी यहाँ पे इनको थोड़ा सा टाइम आपको और प्रेशर फील हो सकता है, इनके 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट आने दें और उसके बाद ही ज्यादा बेटर पोजीशन होगी। मतलब उस टाइम फ्रैंकली मैं थोड़ा सा ट्रोल भी हो गया था, क्योंकि मैंने कहा था कि इरिडा से अभी आप थोड़ा सा दूर रहें। इन तीनों ही काउंटर्स में मैं आपको बोलूंगा कि लेवल्स देख के लोअर लेवल्स पे अगर अपना पार्टिसिपेशन करेंगे तो थोड़ा सा बेटर पोजीशनिंग हो जाएगी। अभी फॉर द टाइम बीइंग ये बात है, आपको थोड़ा सा और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। और क्या एक ट्रेंड रिवर्सल अभी आपको देखने को मिल रहा है? ऐसा नहीं लगता। इरिडा ने अपना ये क्वार्टर खराब कर ही दिया है। आरईसी पीएफसी के ऊपर रिजल्ट्स आ जाए तो एक क्लैरिटी और आ जाएगी कि हाँ, 1-2 क्वार्टर्स अभी आपको और थोड़ा इन पे टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। जी। तो अभी सर ये बताइए कि क्या अभी जो मोमेंटम बना हुआ है पीएफसी आरईसी में बाय कर सकते हैं क्या? सर मैं तो बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि आपको फॉर द टाइम बीइंग अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, कहीं आपको अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एक बार प्रॉफिट्स बुक करें और एग्जिट कर लें और थोड़ा सा अपना पैसा हाथ में रख ले बैठ लेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। अभी रचित सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, लास्ट काउंटर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे श्रीकांत सर। ये जो हाल फिलहाल में गतिविधियां हुई हैं ना, खास तौर से हमने देखा अदानी पावर, अदानी समूह जो है वो जेपी एसोसिएट्स खरीदने जा रहा है। अब जेपी में तेजी आई, जेपी पावर में के साथ साथ रतन इंडिया पावर, सुजलॉन और आर पावर पहले ही अच्छा दम दिखा चुके हैं। तो जो छोटे छोटे शेयर लोग ढूंढ रहे हैं कि मतलब कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? और इन छोटे शेयरों पे बहुत सवाल रहते हैं, आज भी अभी हम लोग देख रहे थे, अभी 100 रुपये से सस्ते शेयर बता दीजिए। तो आपका व्यू क्या है अभी ये, जैसे जेपी पावर में क्या जिनकी पोजीशन है क्या करना चाहिए और क्या फ्रेश बाइंग की गुंजाइश है? आज इसने का इस गिरते बाजार में भी मोमेंटम में है जेपी पावर। बिल्कुल। तो विपुल जी देखिए, रिलायंस पावर या सुजलॉन, सुजलॉन तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बैलेंस शीट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा ऐसे कुछ कंपनीज में जहाँ पे हमने काफ़ी बड़ी एक गिरावट देखी थी, उसके बाद इनमें जब तेज़ी आ रही है तो हमें काफ़ी केयरफुल रहना ज़रूरी है। इन सभी स्टॉक्स में कैसे होता है ना कि डिपेंड करता है कि न्यूज़ फ्लो कैसे बिल्टअप होता है और उस न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे इनमें तेज़ी या मंदी होती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अभी जो ओवरऑल इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशनिंग है वो उतनी अभी तक स्ट्रांग बनी नहीं है। तो इट विल टेक सम टाइम। मुझे लगता है कि अगर इनमें आपको निवेश करना है तो काफी लंबी अवधि का नजरिया रखें। काफी लंबी अवधि का यानी मैं कहूंगा कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया रखें। और अगर खरीदना है तो आपका एक स्मॉल पोर्शन ऑफ योर कैपिटल आप इसमें रखें, सो दैट अगर इसमें कोई दिक्कतें आती है, कंपनी अगर शायद अगर कुछ प्रॉब्लम फेस से अगर गुजरती है और इसमें अगर बड़ी करेक्शन अगर आती है, बड़ी गिरावट अगर आती है, तो आप उसे झेल सकोगे। तो ये जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, इनके मल्टीपल स्टॉक्स, सेवरल स्टॉक्स आपको लेने पड़ते हैं, एक बड़ा बास्केट बनाना पड़ता है, तभी जाके उसमें से रिटर्न हमें देखने मिलते हैं। अगर आप बुल्स आई खेलोगे, ओनली जेपी पावर लोगे तो नहीं चलेगा। आपको जेपी पावर के साथ साथ ऐसे कुछ और सिक कंपनीज होंगी, उनको भी लेना पड़ेगा और एक बास्केट बनाना पड़ेगा। ना ही आप पूरे का पूरा आपका कैपिटल एक स्टॉक में डालोगे तो वो आपके लिए मुझे लगता है कि काफी रिस्की प्रोपोजिशन हो सकता है। ठीक सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तमाम उतार चढ़ाव रहे आपसे जुड़ने में, सुबह 10 बजे से वेट कर रहे थे हम लोग और फाइनली आपसे एक चर्चा हुई। तो सर थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में एक दिन आप समय निकालिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना और आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। तो जब भी आपके पास वक्त मिले हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालिए। और ये बताइए सर, कोई जिम विम ज्वाइन किया है क्या सर? आप बड़े मतलब दिन प्रतिदिन और फिट होते जा रहे हैं, क्या मतलब क्या राज क्या है इसके पीछे?
अरे सर, मार्केट मार्केट ही सब सिखाता है अपने को। जिम करने के लिए भी वही सिखाता है, मेडिटेशन करने के लिए भी वही सिखाता है, तो हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं, वही हमारा मेडिटेशन हो जाता है। वाह वाह वाह, लेकिन ये है कि बिल्कुल। सर मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है, उम्र घटती जा रही है, आप ऐसे ही ऐसे अपने आप को मेंटेन करते रहिए। बहुत शानदार, हम लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं आपकी, मतलब थोड़ा सा वक्त गुजारा जाए, थोड़ा समय निकाला जाए। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? नहीं तो देखिए विपुल जी, एक जितने भी स्टॉक्स आज हमने डिस्कस किए हैं उनमें से कई सारे स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट के साथ डिस्कस मीन्स पहले भी किए हैं, करते रहते हैं। हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी जितने भी लार्ज कैप कंपनीज हमने डिस्कस की थी, उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन हमारे पर्सनल अकाउंट में, यानी कि मेरी पूरे रिसर्च टीम में और मेरे इन इनमें से किसी स्टॉक का निवेश नहीं है। हमें जो भी करना होता है निवेश, वो हम म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के थ्रू ही करते हैं। तो आज जितने भी स्टॉक डिस्कस हुए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज की पोजीशन हो सकती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। माय प्लेजर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर रचित सर, माफ़ी जाएंगे, थोड़ा सा जो है थोड़ा आपके बीच में थोड़ा सा आपसे दूरी हो गई थी। सर हमारे एक दर्शक हैं मिंटू जी, और मिंटू जी आपसे जो है ना एसडीबी को लेकर के जानना चाह रहे हैं। 850 पर लिया हुआ है उन्होंने, कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो ये एसडीबी पे जब से लिस्टिंग हुई है बहुत सवाल आ रहे हैं, लगातार लोगों की क्वेरीज रहती हैं। अभी क्या टिप्पणी रहेगी सर? करंट लेवल पे आप कंफर्टेबल हैं फ्रेश बाई के लिए? और जिन्होंने मिंटू जी ने जैसे ख़रीद रखा है और इनकी ख़रीद का भाव इन्होंने बताया 850, ₹5 नीचे है इनकी खरीद भाव से, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? सर पहले तो एक चीज ना बताना चाहूंगा कि आज जो मेरी सिचुएशन हो रही थी ना, वो बिल्कुल ऐसी हो रही थी कि बच्चा अपने आराम से लाला करते हुए घर पे आके बैठा है, और घर पे आके बैठ के बातचीत करने की कोशिश ही कर रहा है कि एकदम से ना मेहमान आ गए। तो पूरा डिसिप्लिन होके बैठा हुआ है कि भाई मेहमान के सामने ना अपना, और जैसे ही वो कमेंट आए, और ये आते रहते हैं सर मुस्कुराहट को लेकर और ये सब comment। तो मैं दर्शकों के साथ भी ऐसा था, भाई अभी कुछ नहीं, अपने लोग की बातें अपन बाद में कर लेंगे, बाहर से मेहमान आए उनके सामने ये सब हरकतें ना शोभा नहीं देती। तो मैं बड़ा शांति से और बड़े इत्मीनान से बस पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था। अब मेहमान चले गए हैं, बच्चा वापस से रिलैक्स हो गया, अब अपना खुद का घर अपने खुद के ढंग से सारी चीजें करते रहेंगे। अच्छा मिंटू जी को नमस्कार। देखिए एक चीज है, मिंटू जी को अभी कोई भी कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सर इस स्टॉक को लेके ना बहुत सारी चीजें हुई है। हमने अनलिस्टेड स्पेस में इसको 1450 में भी ट्रेड होते हुए देखा है, 1200 में भी ट्रेड होते हुए देखा है। जब ये आईपीओ आ रहा था तब कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन खत्म होता हुआ दिख रहा था। आईपीओ की लिस्टिंग ठीक हुई थी, बहुत अमेजिंग नहीं थी, ठीक थी। अब जिन लेवल्स पे मेंटेन कर रहा है, मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए अभी। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा सर, इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, इन लोगों ने अपना जो बिजनेस डिवीजन कर रखा है ना, वो सर ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इनफैक्ट वो कंट्री वाइज में जहां जहां जीडीपी का जितना कंट्रीब्यूशन आता है उस तरीके से इनका बिजनेस पूरा डिवाइडेड है। और सर जैसे जैसे कंट्री में ग्रोथ आ रही है और कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ आएगी ना, वैसे वैसे इनका बिजनेस और एनहांस होगा। पेरेंटेज बहुत अच्छा है ही। तो अभी कुछ भी ज्यादा इसमें करने लायक नहीं है। आपने 850 पे ले रखा है, ना तो यहाँ एवरेज करने का कुछ बन रहा है, ना बेचने का कुछ बन रहा है। पोजीशन बनाए रखें, बट हाँ एक चीज है कि इसको मीडियम टर्म के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, और किसी भी दिन 900 950 रुपए अगर आपको 1-1.5 महीने में आता हुआ दिखता है ना, वहां एग्जिट करने की गलती ना करिएगा। अभी भी ये 900 रुपए के आसपास ट्रेड करा के फिर नीचे आया था, हो सकता है वापस वो लेवल्स टेस्ट करे, बट कोई अर्ली एग्जिट नहीं है। मीडियम टर्म होल्ड करे, 4 फिगर में जाने का दमखम रखता है, पोजीशन मेंटेन।